के पास दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो लोन पेयर यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने हो गए, चार हो गए। और जब चार हो जाएंगे तो चार के लिए मैंने बताया क्या होगा, चार के लिए होगा sp3, क्योंकि चार बनाना पड़ेगा ना, चार बनाना पड़ेगा ना, तो 3p और एक s मिल करके हो जाएंगे चार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है चैनल पर, और आप लोगों से बहुत लोगों ने उसे देखा और देख करके बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उसे पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी यूनिट लेकर के आनी पड़ी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डेट अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल उसी कड़ी में हम लोग लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये यूनिट 2 की आज प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे हैं। मैंने दो बुक से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए क्वेश्चंस 84 क्वेश्चन तो पहली बुक के, फिर दूसरी बुक के देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरी बुक के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से शुरू होता है, यानी कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास लगभग 24, यानी कि कुल मिला के मान के चलिए आज 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन के हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं MCQ प्लस। इसके साथ ही मैं जो थियोरेटिकल पोर्शन होगा, यानी कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने हैं, जिनके यहाँ लिखित एग्जाम होगा, जैसे अवध का एग्जाम लिखित होगा और पूर्वांचल का एग्जाम MCQ होगा, तो MCQ तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा। साथ में जो अवध के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आते जाएंगे, अभी आगे टॉपिक्स जितने भी आते जाएंगे, मैं उसे में बताता जाऊँगा कि आप लोग किस तरीके से अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी तैयार करते जाइए। मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम मैं बताता जाऊँगा, उसे आप लोग नोट करते जाइएगा, जो जिन लोग के अभी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और उसको उन टॉपिक को जा कर के अपने नोट से तैयार कर लीजिएगा। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आप लोग चैनल से ख़रीदे हैं, बाई किए हैं, परचेस किए हैं, उससे जा कर के आप लोग आराम से तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करके एग्ज़ाम में जाके एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा। मतलब केमिस्ट्री में तो बिल्कुल 75 मार्क आपका होने वाला है पेपर, और मुझे कम से कम 72 प्लस चाहिए, 72 प्लस मुझे मार्क चाहिए, ठीक है। जब आप लोग वापस आएंगे तो आकर के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर कितना आया, ठीक है। और मैं भी खुद पेपर लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि देखिए मैं क्या क्या आपको पढ़ाया था और क्या क्या आपके सामने आया है। जैसा कि हम लोग लगातार ऑनलाइन क्लास भी चला रहे हैं, तो जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं ले लें, या जो लोग लेना चाहते हैं ले लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, दोनों ही तरह के लिखित पेपर या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन वाले, सब के सब आपके तैयार करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट 2 का नाम है आपकी केमिस्ट्री का सिंपल बॉन्डिंग एंड थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बातें कम होंगी और काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं स्क्रीन पे सेट कर लूँ एक बार क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को आप लोग देखिए और खटाखट से एकदम आंसर बताने की कोशिश करिए। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो लोग लगातार कमेंट करेंगे, जो लोग लगातार एक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, क्वेश्चन को सोचेंगे और सोच करके उसका आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उनके दिमाग में आंसर छपता जाएगा, कैसे सॉल्व करना है छपता जाएगा, और एग्ज़ाम में वही लोग बेस्ट करके आएंगे, उन्हीं लोगों का मार्क ज़्यादा होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, लिख के कहीं नोट कर लीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जो लड़के करते हैं, तो बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तो अपना रिज़ल्ट आप लोग मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोला था वो सही था या गलत था। तो कमेंट बॉक्स में छापते जाइए, जितना आंसर आप लोग छापेंगे उतना आपके दिमाग में छपेगा, और उतना ही जाकर के फिर पेपर में छपेगा, और उतना ही मार्क फिर आपके मार्कशीट पर छपेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन 3 आइन आर, यानी कि 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पूछा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो फटाफट से बताइए। सही क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में आपके एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव वाले भी बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे, आंसर देते रहेंगे। चलिए, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आइन, कुछ मत करिए, फटाफट से इसको ड्रॉ करिए। ड्रॉ करेंगे तो आप जानते हैं ब्यूट है, ब्यूट मीन्स कितना कार्बन, मैंने बताया था आपको 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप जानते हैं एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, आप जानते 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है।
एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चलिए आते हैं, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे लिखा है 1 ब्यूट, लिखा है 1 ब्यूट इन, 1 ब्यूट के बाद लिखा है इन, 1 ब्यूट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 बॉन्ड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड यहाँ पे 4, ये हो गई नंबरिंग। पहले कार्बन के पास इन है, इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। फिर तीसरे कार्बन के पास आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। और 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तीसरे कार्बन के पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब बाकी जहाँ जहाँ खाली स्थान बच रहा है वहाँ वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इसके पास 2 हो गया है, एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे, हो जाएगा इसका 4 बॉन्ड। ये 1 मैंने लिखा हुआ है 1, ठीक है, इसको मत बॉन्ड समझ लीजिएगा। तो 4 बॉन्ड हो गए इसके। फिर इस वाले कार्बन के पास 2 यहाँ पे है, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, 4 यहाँ पे इसका हो जाएगा और इसका तो 4 है ही, तीसरे वाले कार्बन का 4 है ही और इसके पास 3 है, एक इधर लगा देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी का 4 हो गया। अब काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा हुए। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, ये तो सीधे सीधे हो गया। 1 सिग्मा इसमें होगा 6 और 1 सिग्मा इसमें होगा 7, ठीक है। तो हो गए 7 सिग्मा हो गए। कितने पाई हुए, तो 1 पाई यहाँ पर और 2 पाई यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हैं डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाएगा 3 पाई और 7 सिग्मा, 3 पाई और 7 सिग्मा। कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है 7 सिग्मा एंड 3 पाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन गिव्स नॉन प्लेनर ऑर्बिटल। नॉन प्लेनर ऑर्बिटल किसकी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो लोग सब्जेक्टिव वाले हैं वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3 तीनों तैयार कर लेंगे। तीनों एक साथ कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लोग तैयार कर लेंगे। और जो लोग ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो लोग तैयार कर लेंगे कि sp की स्ट्रक्चर क्या होती है, sp2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी ज्योमेट्री क्या होती है, और sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, sp में आप जानते हैं sp की जो ज्योमेट्री होती है 180 डिग्री उसमें बनता है, यानी कि लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर होती है। तो ये प्लेनर कैसे होगा, लीनियर होगी तो प्लेनर नहीं होगा, हटा दीजिए। अगर आप इसमें आएंगे तो पहली बात, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया है ये गलत ऑप्शन ही दिया है। कभी भी डी के साथ जब भी डी वाला कोई भी अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें आप देखेंगे sp3 लगा रहेगा, चाहे वो dsp3 हो, d2sp3 हो, d3sp3 हो, तो यहाँ पे sp3 लगा रहेगा। तो ये कोई ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ही गलत रखा है, इसको पहले उड़ा दीजिए। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे कट गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग sp3 पे आएँ और sp2 पर आएँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sp2 की स्ट्रक्चर की क्या होती है, प्लेनर होती है ना, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से कुछ होती है sp2 की स्ट्रक्चर। तो इसमें इसके नाम में ही प्लेनर लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको भी काट दीजिए। अगर आप sp3 को देखेंगे तो sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन प्लेनर होती है, यानी कि वो 3D टाइप की थोड़ी सी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होती है। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी, किसकी ज्योमेट्री किसकी हो जाएगी, तो नॉन प्लेनर हो जाएगी sp3 की। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये जो लगा ना ये गलत है, इसको हटा दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग इसमें बात करें तो द एंगल बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल। अब मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो लोग भी एंगल को ठीक तरीके से तैयार कर लेंगे, sp2 और sp3 का एंगल, और ख़ास करके dsp3, d2sp3 और d3sp3 सभी की ज्योमेट्री और एंगल तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, वहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी तैयार कर लेना, जो MCQ वाले वो लोग भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो अभी जस्ट मैं आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ, यहीं पे तो अभी बता के आ रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में तो मैंने बताया अभी कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। sp का मैंने बताया कि 180 डिग्री होता है, मैंने बताया ना, sp डिग्री होता है। अभी तो मैं बता के आ रहा हूँ ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि इस तरीके से कुछ होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके की होती है, और यहाँ पे 120 डिग्री का बनता है तीनों जगह पे, तो 120 डिग्री। इसका मैं बता के आ रहा हूँ कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है आपका, sp3 का होता है, ठीक है। तो ये तीनों हो गई ज्योमेट्री, तीनों का बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे sp2 आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट किसका होता है, sp3 का होता है, अभी मैंने बताया ये sp3 का होता है, हटा दीजिए। 90 डिग्री किसका होता है, तो 90 डिग्री और 180, 90 डिग्री और 180 दोनों होता है sp3d का, ये होता है sp3d का, है ना, ये sp3 और ये d का होता है, तो इसको भी हटा दीजिए।
ये तो कोई बॉन्ड एंगल है किसी का नहीं होता, ये ऑप्शन ऐसे ही हटा दीजिए। अब बचा सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है 120 डिग्री, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बनता है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही, जब कोई एटम दूसरे एटम को देता है तब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता है, तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ जाएगा। अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड तो पी ऑर्बिटल की पार्शियल या बोल लीजिए कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, यानी कि पी ऑर्बिटल ऐसी होती है, फिर एक दूसरी पी ऑर्बिटल ऐसे हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात किया नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है सिग्मा बॉन्ड। यानी कि आप जब भी आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड आप बताइएगा, जब तक कि ये ना बोले कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तब तक पाई बॉन्ड आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है। अमोनिया मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है। 3 के हिसाब से जो एक नॉर्मल मैट्रिक आपको बताता हूँ, जनरल सा एक जो मैट्रिक बताता हूँ, वो ये होता है कि 3 अगर लगा है तो sp2 अक्सर होता है ना, sp2 होता है। लेकिन ये जो बिना एक्सेप्शन वाले हैं उनका होता है sp3 मैंने लिख दिया है, sp2 अक्सर होता है। ठीक है, क्यों 2 होता है? क्योंकि एक S और 2 P मिला करके यहाँ पे 3 हो जाते हैं। यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लगा है ये 3 हो जाता है, तो sp2 में बोल देता हूँ, सर आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक लोन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp2, है ना, sp2 होना चाहिए था, लेकिन sp2 नहीं होता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल करके sp3 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का हो गया sp2, है ना, और एक यहाँ पे लोन पेयर, तो इसको भी जब आप मिला देंगे तो इसके पास 4 चीज़ें हो जा रही हैं। जब 4 चीज़ें हो जाएंगी तो 4 बनाने के लिए sp3 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 3 p ऑर्बिटल एंड एक s ऑर्बिटल दोनों मिला करके हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। और sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है आप जानते हैं कैसी होती है। sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो sp3 की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो होती है टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल सा मॉलिक्यूल नहीं है, ना, जनरल सा मॉलिक्यूल नहीं है कि जिसके पास sp3 था और इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसीलिए इसका टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर था, है ना। ये ज़बरदस्ती समझिए, ये लोन पेयर की वजह से इसका होना चाहिए था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये ज़बरदस्ती लोन पेयर की वजह से sp3 हो गया है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल भी नहीं होगी। हालांकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 है, लेकिन जब एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर के केस में sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर के पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। नोट कर लीजिएगा, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। और वैसे ट्राइगोनल पिरामिडल इसको बोलना चाहिए, ट्राइगोनल भी मत मारिएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। लेकिन हालांकि इसमें ट्राइगोनल अलग लिखा है, पिरामिडल अलग लिखा है, तो आप लोग इसको पिरामिडल मारिएगा। मैं बता दूं, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। ट्राइगोनल पिरामिडल इस तरीके से कुछ इसकी ज्योमेट्री बनती है, तो ये हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरीके से करके ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। लेकिन ट्राइगोनल को अलग लिख दिया है, पिरामिडल अलग लिख दिया है, तो ट्राइगोनल तो ऐसे भी नहीं मार सकते क्योंकि ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। पिरामिडल ही इसका ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक होगा। ऑक्टाहेड्रल तो हो ही नहीं सकता, ये sp3D का है। टेट्राहेड्रल sp3 का है लेकिन जनरल मॉलिक्यूल का है। और ट्राइगोनल तो आप जानते ही हैं, ट्राइगोनल तो हो ही नहीं सकता। ट्राइगोनल तो आपका sp2 का हो जाएगा, जो कि sp2 तो इसमें है ही नहीं, sp3 बन जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, वो है पिरामिडल, या फिर बोल लीजिए ट्राइगोनल पिरामिडल भी अगर लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में तब भी उसको आप टिक कर दीजिएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर पिरामिडल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल
इन H2O होना चाहिए, यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे इन होना चाहिए, इन H2O इज। H2O के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है तो मैं आपको बता दूं 9 H2O के अंदर पहले तो बताइए आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। जनरल अगर आप देख करके बताएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन के हिसाब से इसके पास जो होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन वो sp होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूँ sp नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर की वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 लोन पेयर यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। और जब 4 हो जाएंगे तो 4 के लिए मैंने बताया क्या होगा, 4 के लिए होगा sp3, क्योंकि 4 बनाना पड़ेगा ना, 4 बनाना पड़ेगा ना, तो 3 p और 1 s मिल करके हो जाएंगे 4। तो इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हो जाएगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो हालांकि 104 डिग्री 28 मिनट होता है, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा ये और डिस्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा एंगुलर टाइप का बन जाता है, तो एंगुलर बन जाता है। तो एंगुलर बनने की वजह से थोड़ा सा और घट करके 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात 90 डिग्री किसका होता है तो मैं एक बार फिर से बता दूँ 90 डिग्री किसका होता है। तो sp3d2 का 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है sp3d2 का, sp3d2 का होता है 90 डिग्री। 120 डिग्री होता है sp2 का, है ना, sp2 का। 180 डिग्री होता है sp का, ठीक है, sp का। ये सब आप नोट करते जाइएगा। 180 डिग्री sp का, 120 डिग्री sp2 का, 90 डिग्री sp3d2 का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड एंगल है तो इसके अंदर इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 में जानते हैं आप कि 100 से ऊपर बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और घट करके 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर H2O। 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा मुझे मालूम है। तो लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जो धैर्य बना करके पूरा लास्ट तक वीडियो को देख लिया, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हर एक क्वेश्चन उसको आ रहा होगा यूनिट 2 का। इसी तरीके से मैंने यूनिट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है। अभी आगे आने वाले समय में यूनिट 3 यूनिट 4 मतलब यूनिट 8 तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। तुरंत आते हैं अपने क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 आपसे बोल रहा है कि द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। तो मैं आपको SF6 के बारे में बता दूं कि SF6 मॉलिक्यूल एक जनरल सा मॉलिक्यूल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मॉलिक्यूल है। जनरल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं होता है। इसको आप नॉर्मली, जैसे मैं एक बोल रहा था ना, एक जनरल सा फार्मूला है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और SF6 बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे मैं बता रहा हूँ। SF6 में आप देख रहे हैं कि 6 फ्लोरीन है ना, तो 6 आपको बनाना है। आप जानते हैं कि कोई भी आप हाइब्रिडाइजेशन ले लीजिए, सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन में एक ही S होता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 P होता है, या तो sp रहता है, या तो sp2, या तो sp3 होता है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 3 P हो गया, 1 S हो गया, यानी कि कुल मिला के 4 हो गया। और आपको चाहिए 6, आपको चाहिए 6 क्योंकि SF6 यहाँ पे 6 है। अगर आपको 6 चाहिए तो 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 और बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको D2, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा D2। इसके बाद sp3 अगर ख़त्म हो गया तो इसके बाद हम लोग D को लेके आ सकते हैं। D ऑर्बिटल आती है और D ऑर्बिटल में भी 2 चाहिए हमको तो D2 कर सकते हैं। 1 ऑर्बिटल चाहिए होती तो D कर देते, 3 चाहिए होती तो D3। तो इसे हम लोग 2 तरह से लिख सकते थे। अभी आप देख रहे 6 आ रहा था, तो 6 लाने के लिए sp3 तो रहेगा ही रहेगा। इसको हम लोग 2 तरह से लिख सकते थे, आगे लगा के D2 या फिर D2sp3। दोनों ही तरीके में आप देखेंगे, दोनों ही तरीके में टोटल मिला करके 6 हो जाएगा, है ना। हमको SF6 चाहिए, SF6 चाहिए, 6 चाहिए, तो दोनों ही केस में 6 हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन ये होगी कि दोनों में से कौन सा माने, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि SF6 में सल्फ़र वाले में आप इसको मत मानिएगा, इसको मानिएगा, ठीक है। यानी कि D पहले रहता है, sp3 बाद में आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि sp3d2 बोलिए या फिर D2sp3 बोलिए, दोनों में ही उसकी ज्योमेट्री के बारे में पूछा है, तो ज्योमेट्री क्या होगी। चलिए एक तरफ से देखते हैं, ट्राइगोनल होती है क्या। तो ट्राइगोनल मैंने अभी बताया आपको sp2 की होती है। स्क्वायर पिरामिडल होगी क्या, स्क्वायर पिरामिडल।
इसको भी होल्ड करके रखते हैं, ये हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों होगा या नहीं होगा। टेट्राहेड्रल की अगर हम लोग बात करें तो टेट्राहेड्रल आप जानते हैं sp3 में होता है। टेट्राहेड्रल किस में होता है? sp3 में होता है। तो दो ऑप्शन आप कट कर दीजिए। ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन फिलहाल अभी आप कट कर दीजिए। कौन कौन सा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला sp2 में होगा, ये कट कर दीजिए। तीसरा sp3 में होगा, ये भी कट कर दीजिए। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, स्क्वायर पिरामिडल में भी आप जानते हैं sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होता है, और ऑक्टाहेड्रल में भी होता है d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। तो मैं अभी शुरू में ही आपको बताया कि sf6 एक जनरल सा मॉलिक्यूल है। जनरल सा का मतलब है कि इसमें कोई भी अलग से एक्सेप्शन नहीं लगता है, या फिर कोई इसके पास लोन पेयर वगैरह वाला झंझट नहीं रहता है। तो इसकी वजह से जनरल जो ज्योमेट्री होती है उसी को फॉलो करेगा। अगर आप जनरल ज्योमेट्री जानते होंगे तो d2sp3 की जनरल ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। यही स्क्वायर पिरामिडल भी सही हो जाता, लेकिन कब? जब उसके पास होता एक लोन पेयर। अगर सल्फर के पास एक लोन पेयर होता तो इस केस में ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी ऐसी केस नहीं है तो इस केस में ए ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही डी वाला, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये जनरल सा मॉलिक्यूल है, जनरल से इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो SF6 मेरे ख्याल से आपको समझा हुआ आगे होगा, क्योंकि मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए समझाऊँ क्योंकि बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। नेक्स्ट पूछा द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ये भी एक जनरल सा ही मॉलिक्यूल है, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। PCl5 में भी अगर आप देखेंगे 5 है, क्लोरीन कितना है? 5 है। आपको 5 बनाना है, एक सल्फर लेना पड़ेगा, 3 P लेना पड़ेगा, तब भी 4 ही होगा। एक अभी आपको और चाहिए तो एक और इसमें आप D लगा दीजिए, दैट्स इट, काम खत्म। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d हो गया, sp3d हो गया। तो अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में आपसे ज्योमेट्री पूछा है या स्ट्रक्चर पूछा है। तो ट्राइगोनल का क्या होता है? sp2। ट्राइगोनल किसका होता है? sp2। टेट्राहेड्रल किसका होता है? sp3। टेट्राहेड्रल होता है sp3। और अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2 का होता है, sp3d2 का होता है। और अभी इसमें तो आप निकाले 5 है, और जब 5 है तो क्या हो जाएगा? sp3 4 और एक और d मिला देंगे 5, यानी कि sp3d होगा। सिर्फ क्या होगा? sp3d होगा, है ना। इसको मैं हटाता हूँ तब लिखता हूँ, sp3d होगा, sp3d होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता। वैसे भी आप जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फिर से SF6 आ गया ना, मैं बोल रहा था ना आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। SF6 मॉलिक्यूल S एटम के पास यानी सल्फर के पास क्या होता है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो इसके बारे में तो मैंने अभी बता दिया कि कौन सा होगा, तो ये होगा, ये होगा। या फिर अगर आप जनरल सा इसमें लगाएं तो इसमें 6 फ्लोरीन है। तो आप बताइए इसमें से कुछ हो सकता है क्या? इसमें तो 2 ही होगा, कट कर दीजिए। इसमें DSP3, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 5 ही होगा, हटा दीजिए। ये अभी उस ऊपर वाले में था, PCl5 वाले में था। DSP3, ये देखिए 2 ऑप्शन तो सेम कर दिया है, इसको दोनों को ही कट कर दीजिए। तो ये आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, फिर से पूछ दिया तो मैं अभी तो बता के आ रहा हूँ कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी। SF6 की ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। लीनियर किसकी होती है? SP की होती है। टेट्राहेड्रल किसकी होती है? sp3 की होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, sp3d की होती है। अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, sp3d की होती है। रिपल्सन इज ग्रेटर इन, रिपल्सन किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। फिर उससे ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, उससे ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, ये तो, और सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं इसी की वजह से तो ज्योमेट्री बदलती है ना। जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं, दोनों लोन पेयर के बीच में यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से H2O को आप याद करिए। तो H2O में क्या होता है? H2O में कुछ ऐसी शेप यानी कि एंगुलर शेप बन जाती है, इसी की वजह से 2 लोन पेयर होने की वजह से, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने की वजह से, तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड एंगल के डिक्रीज होने का ऑर्डर क्या है? तो बॉन्ड एंगल जो लोग थ्योरेटिकल वाले हैं, जिनके यहाँ लिखित पेपर होने वाला है, वो लोग तैयार कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, दोनों से ही क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, तीनों को ही आप ठीक से तैयार करके जाइएगा। चलिए अभी हम आपको MCQ समझा देते हैं। बॉन्ड एंगल आपसे पूछा है डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीज ऑर्डर में क्या होगा?
तो देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो CH4 दिया है, NH3 दिया है, H2, तीनों में ही sp3 है, तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया फिर तो मतलब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर अभी हम बता ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता मान लीजिए sp3 होता है, sp2 होता है और sp होता, तब हम बोलते कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से करके बोल देते। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन सेम दे दिया तब आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर, है ना। जैसे ही आपको मिले कि तीनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आप तुरंत चले जाइए लोन पर, और सबसे अच्छा तरीका यही है भी लोन पेयर से अगर आप निकालते हैं हमेशा आप सही रहेंगे। आप देखें कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है, नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास रहेगा दो लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बॉन्ड एंगल पूछा है ना, तो मैं आपको बता दूं जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। क्योंकि लोन पेयर बढ़ने की वजह से लोन पेयर में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड दब जाएगा, और जब दब जाएगा तो उसका एंगल भी छोटा बनेगा। तो ए ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके पास एक लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इसके पास तो दो लोन पेयर है तो सबसे छोटा हो जाएगा। दैट्स इट, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है, किस में है। तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो NaCl, अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ही यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और पिछला जो प्रैक्टिस सेट 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि NaCl तो कोवेलेंट होता है, इसको काट दीजिए पहले ही। NH4Cl भी कोवेलेंट होता है, इसको काट दीजिए पहले ही। HCl के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि HCl क्या है, HCl एक तरह का कोवेलेंट, HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन ये पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से थोड़ी देर के बाद इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। मैंने डिटेल समझाया है पिछले ही लेक्चर में। तो तीनों ही ऑप्शन जब यहाँ पे कट गए तो कौन सा ऑप्शन बचा, H2, यानी कि हाइड्रोजन के बीच में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ HX बॉन्ड डिक्रीजेज, HX बॉन्ड डिक्रीज की स्टेबिलिटी को बताना है, स्टेबिलिटी को बताना है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम लोग इसमें बात करें तो दिया है हाइड्रोजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है। तो इसको आप साइज़ के हिसाब से इसको डिफाइन करिएगा। स्टेबिलिटी को आप साइज़ के हिसाब से करेंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे ऑप्शन में। तो आप देखेंगे फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, क्लोरीन की साइज़ उससे बड़ी होती है, ब्रोमीन की साइज़ उससे बड़ी होती है, और आयोडीन की साइज़ सबसे बड़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस दूर होता जाएगा। जब न्यूक्लियस दूर होता जाएगा तो उसके खींचने की जो पावर होगी वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी वैसे वैसे घटती जाएगी, यानी कि बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो इसलिए ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही रखा हुआ है। ये देखिए सबसे छोटी साइज में सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। आगे बढ़ते हैं। इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ABN, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ABN, अगर आपको ABN दे देना और आपसे बोलिए पॉलीएटॉमिक है, और ये आपसे बोल दे कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर जो N लगा होता है ना, जो छोटा सा जो N लगा हुआ है, ये इसका आंसर होता है। बस काम खत्म। आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। जब आपसे बॉन्ड एनर्जी की बात करें ना, बॉन्ड एनर्जी, तो आप देखिएगा किसके पास बॉन्ड ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में लगाई गई एनर्जी। तो आप बताइए जब ज़्यादा बॉन्ड होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। आप मान लीजिए किसी से मार करने जा रहे हैं, अगर एक अकेले पर्सन को मारना हो तब तो आप मार देंगे, दो को मारना हो तो ज़्यादा लोगों को आपको लेके जाना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। 3 लोग को मारना होगा तो आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसी तरीके से H2 के बीच में आप देखेंगे सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, Cl2 के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, N2 के बीच में 3 बॉन्ड होता है। जबकि अगर आप चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में तो मतलब बॉन्ड का खजाना है, बॉन्ड की खान है इसके पास, इसके पास ढेर सारे बॉन्ड हैं। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, ये वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज हीलियम, यहाँ पे हीलियम 2 बार है, तो हीलियम को पूछा है कि He2 में
इसका बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल अपॉन में 2 होता है। तो अगर आप He2 की बात करेंगे तो He2 में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो भी 2 होते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी 2 होते हैं। जब 2 में से 2 आप घटाएं और अपॉन में 2 करना है आपको, तो ऊपर आ जाएगा 0, 0/2, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है इज ड्यू टू, क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। तो इसके पहले ऑप्शन में दिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग। देखिए बॉन्डिंग आ जाए तो बॉन्डिंग को तो पहले ही काट दीजिए, है ना, बॉन्डिंग की वजह से नहीं होता है। जो पैरामैग्नेटिज्म है वो बॉन्डिंग की वजह से नहीं है इसके अंदर, इसको तो पहले ही काट दीजिए। जहाँ जहाँ बॉन्डिंग लगी है पहले उसको काट दीजिए। पहले में बॉन्डिंग लगी है, पहला ऑप्शन कट। यहाँ पे बॉन्डिंग लगी है, ये वाला ऑप्शन कट। तो जब 2 ऑप्शन कट गए तो अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इसमें आपको खोजना है, इसमें भी एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी एंटी बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग में भी आपको खोजना है पाई किस में दिया है। तो अगर आप पाई देखेंगे तो इसमें तो सिग्मा दे दिया, सिग्मा दे दिया तो इसको भी कट कर दीजिए। पाई वाले से यहाँ पे इसका पैरामैग्नेटिज्म होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग के साथ पाई आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। NO मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग अगर बात करें क्या होगा, NO मॉलिक्यूल इज, तो NO मॉलिक्यूल क्या है? डाई एटॉमिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या क्या है? तो डाई एटॉमिक का मतलब होता है जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब तो होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका जो फेरोमैग्नेटिक की तरह से बिहेव करे, जिसका मैग्नेट वगैरह बनाया जा सके। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक, तो इसका तो मैग्नेट वगैरह बनेगा नहीं। दूसरी बात, लड़ाई ये सिर्फ डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? तो मैं आपको बता दूं कि NO मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। कट कर दीजिए डायमैग्नेटिक को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपसे पूछा हुआ, द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन। देखिए पैरामैग्नेटिक पूछ दे या फिर डायमैग्नेटिक पूछ दे, दोनों तरह के ही कैरेक्टर सिर्फ एक ही थियरी से डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे अगर यूनिट 2 को, या अगर आप लोग नोट्स लेकर अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि एक ही थियरी है जो यहाँ पे डिफाइन करके बताती है, वो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके बाद में निकालते हैं, देखते हैं अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर्ड नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, द CO2 मॉलिक्यूल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बिल्कुल सेम रहे। तो CO2 के जैसा इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस में सेम होता है? तो अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये तो चलिए SO2 तो इसके जैसा दिख रहा है, NO2 भी दिख रहा है, लेकिन N2O तो पहले ही नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले ही कट कर दीजिए। बाकी आपके पास ऑप्शन बचा SO2 का और NO2 का। तो मैं आपको बता दूं कि SO2 और NO2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में ही होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। SO2 का तो मैं बताया हूँ, और ये NO2 दोनों में ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि अगर आप CO2 में देखेंगे तो CO2 में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए क्या दोनों सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। CO2 एकदम बिल्कुल जनरल सा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन की वजह से एक S और एक P मिल करके 2 हो जाते हैं, तो 2 इसमें ले लेते हैं। लेकिन NO2 और SO2 में ऐसी केस नहीं होती, इसमें sp2 हो जाता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत इसमें आती है। अगर मैं इसमें SO2 की बात करूं तो सल्फ़र में एक लोन पेयर यहाँ पे होता है और इसके पास भी एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इन दोनों में भी होना चाहिए था sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर की वजह से। ठीक है, एक लोन पेयर अगर बढ़ जाए तो सेम चीज़ sp हाइब्रिडाइजेशन ना होकर के sp2 हो जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ।
तो ये तीनों के ही सिमिलर नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दिस सही, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे या लेक्चर अगर आप देखे होंगे या अगर आप नोट्स को लेकर के ठीक से पढ़े होंगे तो O2 का उसमें कॉन्फ़िगरेशन कराया गया है। O2 का जब आप एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। है पाई स्टार 2p1 में और एक होता है पाई स्टार 2p में, ठीक है। तो एक और एक मिला करके यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, करवाया गया है आपको नोट्स में भी। तो आप लोग इसको लेकर के पढ़ते रहिए, जो लोग नोट्स लिए लेकर के पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन कंपाउंड BeCl2PF3 BeCl2PF3IF5 एंड CaF2। इनमें पूछा है कि बॉन्ड कैसा है ना। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पूछा तो बॉन्ड क्या है, यानी कि किस तरह की बॉन्ड इसके अंदर है। ये जो यहाँ पे कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन कंपाउंड से पूछा है टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, यानी कोवेलेंट है कि आयनिक है। 2 तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कोवेलेंट दिया है और आयनिक दिया है, ठीक है। तो कौन सा इसमें होगा। तो अगर आप लोग इन चारों को अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ पे बेरिलियम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको कैल्शियम दिखाई देगा, है ना। बेरिलियम दिखाई देगा, कैल्शियम दिखाई देगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे सेकंड वाले कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा, दूसरे समूह में आपको देखने के लिए मिलेगा बेमक्का सरबारा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला जो ट्रिक है जो मैंने आपको पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बेटा मांगे कार, है ना। तो कार भी आ रही है और बेटा भी आ रहा है। जब दोनों सेम एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं तो दोनों के अंदर बॉन्ड भी सेम तरह का होगा। और ये अर्थ एल्कलाइन मेटल है, ये आप जानते हैं सेकंड जो कॉलम वो अर्थ एल्कलाइन मेटल का कॉलम है। तो अर्थ एल्कलाइन मेटल होने की वजह से अब क्योंकि मेटल है तो मेटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल की एक खासियत होती है कि अक्सर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला वाला आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में पहला आयनिक होना चाहिए, दूसरा और लास्ट वाला भी आयनिक होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार चारों को, तब अभी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही होने वाला है। मान लेते हैं अब 2 हमको नहीं आ रहा है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहला आयनिक होना चाहिए था, यहाँ पे कोवेलेंट दिया है, कट कर दीजिए, है ना। पहला आयनिक होना चाहिए था, यहाँ पे कोवेलेंट दे दिया, कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए। यहाँ पे पहला आयनिक दिया है, ठीक है। पहला यहाँ पे कोवेलेंट दिया है, कट कर दीजिए। यहाँ पे पहला आयनिक तो दिया लेकिन लास्ट वाला कोवेलेंट दे दिया, तो इसको भी कर दीजिए कट, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन बी, जिसमें पहले में भी आयनिक दिया है और लास्ट में भी आयनिक दिया है, यानी कि बेरिलियम में भी आयनिक दिया और कैल्शियम में भी आयनिक दिया है। बीच वाला क्या है, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन को आराम से टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ IF7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये भी है कि IF7 में आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है IF7 के अंदर। तो जैसे मैं अभी आपको SF6 के बारे में बता रहा था कि SF6 भी एकदम नॉर्मल सा है, SF6 के अकॉर्डिंग आपको कर देना होता है। उसी तरीके से IF7 भी एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, 7 के अकॉर्डिंग आपको इसमें कर देना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है ना, 7 है तो 7 हमको चाहिए। अगर आप पहले में देखेंगे तो 1 S 3 P और 2 D मिल करके बना रहे, 3 2 5 1 6 ही बना रहे हैं। यहाँ पे 6 हो रहा है, कट कर दीजिए। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 2 D 1 S और 3 P मिलकर 3 2 5 1 6 ही बना दे रहे हैं, इसको भी कट कर दीजिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 S 3 P और 1 D मिलकर के 3 1 4 1 5 ही बना रहे हैं, इसको भी कट कर दीजिए। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है D। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 S 3 P 3 D मिलकर के बना देंगे, 3 3 6 1 7। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। इन SO2 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था SO2 के बारे में कि SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगा। तो मैं आपको बताया कि सल्फ़र में यहाँ SO2 में ध्यान दीजिएगा, SO2 अगर रहेगा तो सल्फ़र के पास होता है एक लोन पेयर, लेकिन अगर ये SO3 होता ना तो सल्फ़र के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। याद रखिएगा, SO3 में सल्फ़र के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें हो जाता है sp2 उसमें भी होता है।
लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SO2 में एक लोन पेयर होने की वजह से SO2 में होना चाहिए था sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, O2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, दो ही चाहिए ना, तो एक S एक P मिलकर के दो बना देते, लेकिन क्योंकि एक इसमें लोन पेयर भी आ जा रहा है तो लोन पेयर की वजह से दो ऑक्सीजन और एक लोन पेयर मिलकर के हो गए तीन, और तीन चाहिए तो तीन आपको मिलेगा sp2 में, यानी कि 2p और एक S मिलकर के हो जाएंगे तीन, यानी कि आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन SF4। SF4 में क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सल्फर के पास कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो उसी तरीके से जैसे SO2 में एक लोन पेयर होता है, उसी तरीके से SF4 में भी एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। चलिए हटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा। लेकिन SO3 में कोई लोन पेयर नहीं होता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए SO3 आ भी गया यहाँ पर, SO3 आ भी गया है। तो पूछा है SO3 PF3 एंड ClF3 मॉलिक्यूल द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पूछा कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। तो SO3 में मैंने बताया कि क्या इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है तो हम लोग O3 के अकॉर्डिंग देखेंगे। O3 के अकॉर्डिंग हमको तीन चाहिए, तो बताइए किस में मिलेगा। ये यहाँ पर तो चार हो जाएगा, यहाँ पर अब या तो sp2 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, sp2 ही होगा क्योंकि तीन sp2 में मिलेगा। तो तीनों ही ऑप्शन, अभी यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में sp2 दिया तो तीनों को ही लेते हैं। एक यहाँ पे कट कर दीजिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे कट कर दीजिए। आते हैं PF3 में। चलिए PF3 लीजिए या PCl3 लीजिए, है ना, PF3 या PCl3 लीजिए। PCl3 को आप जानते होंगे। तो PCl3 में आपको मैं बता दूं कि इसके पास होता है एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर होता है फास्फोरस के पास, PCl3 में या PF3 में, दोनों में ही एक लोन पेयर होता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक लोन पेयर हो गया तो आप देख रहे हैं तीन फ्लोरीन है और एक लोन पेयर, कुल मिला के कितना हो गया, चार। अब आपको चाहिए चार, है ना, चार चाहिए तो चार का मतलब होता है sp3, एक S 3p। तो sp3 किस में है, तो आप देख रहे हैं बाकी इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी वाला ऑप्शन वैसे भी कट ही था, तो इसको हटा दीजिए। तीनों में ही अभी इसको भी ले लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको सोचना विचारना नहीं है। अब तीसरे वाले में आपको फैसला करना है, ClF3। तो ClF3 में मैं आपको बता दूँ होता है दो लोन पेयर, क्लोरीन के पास होता है दो लोन पेयर। ये सब लोन पेयर ना रट लीजिएगा, दिमाग में घुसा होना चाहिए, नहीं घुसेगा ना तो फिर दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाएंगे। लोन पेयर आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे ना आपके दिमाग में घुसता जाएगा। तो क्लोरीन के पास ClF3 दे दे या Cli3 दे दे, इस तरीके से करके आपको दे देना तो आप तुरंत समझिए क्लोरीन के पास दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर का मतलब यह है कि तीन फ्लोरीन यहाँ पर, दो लोन पेयर यहाँ पर, कुल मिला के कितने हो गए, पाँच हो गए। कुल मिला के कितने हो गए, पाँच हो गए, तीन दो पाँच। अब आपको पाँच चाहिए, पाँच देखिए आपको किस में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है sp2d। तो sp2d मैं आपको बताया था sp2 तो होता ही नहीं है, sp2d क्या होता है, हटा दीजिए। d जब भी लगा रहेगा तो उसके साथ 3 आना ज़रूरी है, उसके साथ 3 आना ज़रूरी है। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। चलिए, क्योंकि ये गलत लिखा था तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचा है बी होगा या फिर सी होगा। देखिए अब यहाँ पे कितना आपको चाहिए था, तीन और दो लोन पेयर मिला के पाँच चाहिए था ना, तो ये देखिए एक S 3p हो गया चार और दो D मिलकर के हो गया पाँच, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। चलिए डी को भी देख लेते हैं। तो डी में ये देखिए पता नहीं क्या क्या लिख दिया, काटिए इसको काटिए पहले। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्क्वायर प्लेनर जिमेट्री। देखिए मैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि स्क्वायर प्लेनर जिमेट्री होती है sp3d2 में, sp3d2 में होती है, लेकिन sp3d2 के साथ साथ आना चाहिए दो लोन पेयर, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो किसकी वजह से हो, तो दो लोन पेयर होने की वजह से हो, यानी कि जो D2 हो ना, यानी कि दो लोन पेयर के होने की वजह से, यानी कि उसके पास दो लोन पेयर हो। तो इस केस में उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ना हो करके वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अगर ये एक लोन पेयर होता तब उसकी ज्योमेट्री हो जाती स्क्वायर पिरामिडल हो जाती, बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल हो जाती, है ना। अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ sp3d2 होता तब ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर होता तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर हो गया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सिर्फ sp3d2 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एक लोन पेयर रहेगा
तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, 2 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये तीनों कहीं आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको बताया था, ये बहुत हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसमें, हम लोग आगे आते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया sp3d2 के साथ इसमें होना चाहिए 2 लोन पेयर होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बेरिलियम के पास 2 लोन पेयर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैसे ही बनाता है। बेरिलियम के पास नहीं होगा, सिलिकॉन के पास नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सब के सब अगर आप ध्यान से देखें ना मेटल हैं, है ना। ये देखिए, ये भी मेटल, ये भी सेमी मेटल, ये भी मेटल, है ना, सब के सब मेटल हैं। तो ये सेम कैटेगरी के दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन कट कर दीजिए। डी ऑप्शन आपका अपने आप कॉमन सेंस से सही हो जाता है अगर आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में भी आपको जस्ट बता के पिछले क्वेश्चन में आपको अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? पिछले क्वेश्चन में आपको जस्ट अभी बता के आ रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आपको जस्ट अभी बता के आ रहा हूँ कि जब 2 हाइलाइट का कंपाउंड हो और 3 लगा हो, यानी कि ClF3 लगा था, तब उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, मैं अभी आपको बताया। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए ClF4 हो जाता, 4 लग जाता, तो 1 लोन पेयर हो जाएगा कम, यानी कि हो जाएगा सिर्फ सिंगल लोन पेयर। सेम आप देखेंगे, सेम तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखा है इसने, ICl4 दे रखा है ना, ICl4 दे रखा है, ICl4, तो 1 लोन पेयर इसका कम हो जाएगा। आयोडीन का 1 लोन पेयर कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसके पास है 1 लोन पेयर। और अभी मैंने बताया स्क्वायर प्लेनर में चाहिए कितना? 2 लोन पेयर कम से कम चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इसके ऊपर माइनस भी लगा है, तो एक माइनस की वजह से 1 लोन पेयर और हो जाएगा। कुल मिलाकर हो गया 2 लोन पेयर, प्लस यहाँ पे 4 Cl4, 4 तो था ही, 4 2 हो गया 6, और 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, द MO कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। ये देखिए, दिया द मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी का, MOT का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए मैं कुछ क्लू दे देता हूँ सबसे पहले आपको। अगर आप ध्यान से अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा किया हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपने रेजोल्यूशन बढ़ा करके देखिएगा। अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को देखेंगे तो किसी में भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मीन्स सभी में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, आप लोग तुरंत ऑप्शन पर नज़र डालिएगा और एक बार देख लीजिएगा किसी में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में 2 और यहाँ पर रख दिया है 4, यहाँ पर 4 रख दिया, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका पहले ही बाहर हो गया, पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 रखा है, सही है, 2 रखा है, सही है, 2 रखा है, सही है, यानी कि 3 ऑप्शन बाकी सही हैं। तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरी बात अगर मैं इसमें बात करूं तो 2p, जहाँ तक पाई की बात होती है ना, पाई वाला, इसको आप देखिए, फिर इसको और इसको देखिए, फिर इसको और इसको देखिए, यहीं पर ये ऑप्शन ना मुझे गलत लग रहा है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पाई वाला होता है ना, पाई 2px या पाई 2py, ये मैं बता दूँ पाई 2px बाद में आता है, यानी कि पाई की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए था पाई 2py और z होना चाहिए था। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो x और y इसमें भी रख दिया है, z कहीं इसमें है ही नहीं, और इसमें तो मतलब x और y का नाम ही नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर सी ही कट कर दीजिए, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z का कहीं नाम ही नहीं लिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है ना, चारों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मैं किसी न किसी को इसमें सही करना है, क्योंकि बाकी नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है, तो इसमें आपको सही करना है। तो मैं ज़्यादा रिलेवेंट मुझे जो लगा, यहाँ पे जो के लिखा है ना, के इसलिए लिखा है क्योंकि एकदम शुरू में आप देखेंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s होता है, तो उसको 2 को हटा करके यहाँ उसको के बना दिया है। इसके बाद जो आता है वो सिग्मा 2s2 आता है, सही है, सिग्मा स्टार 2s2 आता है, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था पाई 2py आना चाहिए था, पाई 2py2 एंड पाई 2pz2 आना चाहिए था, और इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था सिग्मा 2px, यहाँ पे x आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है,
तो ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये वाई यहाँ होना चाहिए था, यहाँ जेड होना चाहिए था और यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, तब ये पूरी तरह से सही होता। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन अगर किसी में मैच होता है आपके एग्जाम में तो उसमें आप लोग टिक करके आइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, वेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ NO+ to NO। इसमें आपसे पूछा है कि NO+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इसका चला गया है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो NO से अगर हमको NO+ से हमको अगर NO बनाना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घुसाएंगे, मतलब कहाँ रखेंगे? तो क्या सिग्मा ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में, या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल में रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये भी MOT का क्वेश्चन है, MOT का। और अब मैं इसके आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि इसके आगे सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिनके यहाँ सब्जेक्टिव आने वाला है वो लोग MOT को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए कहीं पर 100% क्वेश्चन आएगा लिखित में भी, और MCQ में भी 100% आएगा, लिख लीजिए। इसमें जो MCQ वाले हैं वो लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख लें कि उनको 2 तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक तो जैसे मान लीजिए H2 वगैरह आ गया, यानी कि होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए आ गया, उनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दूसरा होता है जैसे यहाँ पे दिया, ये जो ए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। अगर आपकी ज़ुबान पे नहीं है तो मान करके चलिए कि आप MOT का एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। आप तुरंत जाइए और MOT को ठीक से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो MCQ वाले हैं वो तो सिर्फ अगर कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, और जो जिनके यहाँ लिखित होने वाला वो लोग जाकर के MOT को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। तो चलिए, इसमें अब मैं उतना पूरा लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि स्क्रीन भी थोड़ी सी छोटी है, तो लिख नहीं पाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा। बाकी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे मैं आता हूँ। बॉन्ड एनर्जी इन NO, NO+ एंड NO- आर सच दैट इसमें आपको अरेंज करना है। इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में करना है, बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, NO है, NO+ है, NO-। NO+ को मैंने अभी बताया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और NO के पास तो मतलब कोई प्लस माइनस नहीं लगाया है, तो मान कर चलिए कि NO के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, NO+ के पास। और NO के पास अगर आप बोले तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। और NO- के पास अगर आप ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी, है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है NO+ में, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी। इसके बाद उससे कम है NO में, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है NO में, तो यहाँ पे NO- दे दिया, कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दूसरे पे ठीक है, दूसरे पे NO दिया है, लेकिन पहले तो NO- दे दिया, ये भी कट कर दीजिए। यहाँ पे शुरू में NO दे दिया, ये भी कट कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो NO+ में सबसे कम NO+ में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी उससे कम NO में है, और सबसे ज़्यादा NO- में है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट पूछा है आपसे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3 2- एंड CO2 इज। लिख लीजिए इसको। बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो होता है ना वो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है, यानी कि हाफ होता है। ऐसे बोलिए 1 ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ इक्वल टू 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है। कहने का सेंस ये है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बॉन्ड लेंथ की अगर मैं इस पर बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऐसा होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर होता तो बॉन्ड ऑर्डर या तो आप निकाल लीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ऐसा होता है। लेकिन उससे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, या फिर ऐसे मैं सिंपल लॉजिक से आपको समझा देता हूँ। जैसे CO है ना, तो एक CO का होता है बॉन्ड लेंथ होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, आप भी याद कर लीजिए 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है
सॉरी 3 है, 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है एक CO की। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी ना तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो भी बढ़ती जाएगी, है ना। ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो लटक जाएगा बॉन्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसी में सेट कर लीजिए, CO की जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे छोटी होगी, CO2 की उससे बड़ी होगी, CO3 की उससे बड़ी होगी, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन तो लग रहा है पिछले यूनिट से पूछ दिया। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ BF बॉन्ड ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है BF बॉन्ड का। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले यूनिट का है, मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको डिटेल में बताऊँ कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए फिलहाल इसका आंसर मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना है। तो इसका आंसर होगा 78 होगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 78 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग है p पाई d पाई बॉन्डिंग। तो इसमें इसका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है वो SO3 2 माइनस में होती है, रट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द स्पीसीज आर DsP2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ऑप्शन में देखना कि कौन सा 2 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ये कि कौन सा 2 इसमें से DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्पीड में चलने की। तो इसमें अगर मैं बात करूँ DsP2 तो DsP2 चलिए मैं आपको सीधे बता देता हूँ आंसर, ये C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। DsP2 इसमें भी होगा, DsP2 इसमें भी होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इतना डिटेल नहीं चल पाऊँगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोग पढ़ करके इसको करके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग 36 पे आते हैं। इन विच मॉलिक्यूल आर ऑल एटम्स कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन पर रहे, है ना, सब के सब एटम्स एक ही प्लेन पर रहे। CH4 को अगर आप देखेंगे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा, मतलब ऐसे 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। NH3 तो मैंने बताया ही था कि नहीं हो सकता, है ना, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर भी T शेप में बनती है, नहीं हो सकता। PF3 भी वही हाल है, नहीं हो सकता। यहाँ पे BF3 जो होगा ना ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ये हो जाएगा, है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनती है, इस तरीके से बनती है, ट्राइगोनल बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, तो जिसकी वजह से ये प्लेनर हो जाएगा, को प्लेनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा है द कंपाउंड 1:2 ब्यूटाडाइन हैज़ ओनली। ब्यूटाडाइन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ब्यूटाडाइन में तीनों तरह के बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड का अगर रहेगा तो उसमें आ जाएगा आपका, मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं। सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसमें आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि तीनों तरह के उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होंगे। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये देखिए क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, तो इन्वर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के, इन्वर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के। तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड लेंथ लिख दिया तो ये तो कट हो जाएगा, और यहाँ पर इन्वर्सली पूछ लिया तो इसको काट ही दीजिए, क्योंकि अभी वहाँ पे ऊपर डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्सली लिख दिया तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, डी ऑप्शन, नेवर फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। फ्रैक्शनल यानी कि फ्रैक्शन का मतलब है 1/2 इस तरीके से करके नहीं होगा, मतलब अपॉन में करके नहीं होगा। वीकेस्ट बॉन्ड एमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि नीचे जो इतने भी बॉन्ड दिए गए हैं इसमें सबसे वीक, सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा है, ये भी यूनिट 1 का है, यानी कि पिछले प्रैक्टिस सेट में ही मैंने आपको करवा दिया था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। इसमें जितना भी दिया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक नहीं हो सकता। वैसे मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ को पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको करवा चुका हूँ कि क्या स्ट्रेंथ होती है, किसकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। चलिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच ऑफ नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन बॉन्ड कितना करता है। दुनिया जानती है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरोन
इन BF4, तो BF4 दिया है ना, BF4 दिया है, यहाँ पे 4 है, 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 हमको चाहिए, 4 चाहिए तो sp3 में 4 मिलेगा, 1 s3p, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में बना हुआ है, तो NH4Cl मैं आपको अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ कि आयनिक होता है, NaCl मैंने पिछले ही प्रैक्टिस सेट में आपको बताया कि आयनिक होता है, Cl2 को मैंने आपको बताया कि ये कोवेलेंट होता है, पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात कर चुके हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है AlCl3, ये सब के सब गलत हो जाएंगे, तो AlCl3 आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 43 पर, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू 2 एटम्स ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन यानी कि लिखित क्वेश्चन भी आएंगे। LCAO इसको बोलते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको जिनके यहाँ लिखित पेपर है ठीक से तैयार करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे लिखित, ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ पे MCQ है वो लोग तो यहाँ पे मैं तैयार करवा ही रहा हूँ, वो लोग ध्यान से देखते रहें, जो नहीं आ रहा उसको नोट्स में पढ़ते रहें, वीडियो में पढ़ते रहें, और अपनी बुक वगैरह जो भी आपके पास मैटर है वहाँ से आप पढ़ते रहिए। नहीं आपके पास मैटर है तो आप लोग यहाँ से चैनल से ले सकते हैं, चैनल का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के आराम से नोट्स को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए 2 एटम है, 2 एटम अगर है, अगर हर एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सा यार बॉन्ड है, तो मैं चलिए बिना ऑप्शन के मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर से कोई शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को इधर से शेयर करेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोई सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कर देंगे। यहाँ पे कोवेलेंट है लेकिन कोऑर्डिनेट दे दिया तो कट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट मीन्स सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए, अगर मैं इसमें बात करूं कि ये जो PDF है, ये PDF अगर आपको चाहिए, बहुत लोग बोल रहे थे सर कि ये PDF दे दीजिए, तो मैं आपको नंबर अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, 7080884759, ठीक है। इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके ये जो PDF जिससे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सिर्फ 10 रुपये में टोटल 8 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। सिर्फ 10 रुपये में टोटल 8 यूनिट। मैं बता दूँ उसमें कई 100 क्वेश्चन रहेंगे 8 यूनिट का मिला करके। तो आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ रहेगा, है ना, आंसर के साथ रहेगा। MCQ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर के साथ रहेगा। तो जिसको भी अगर चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सिर्फ 10 रुपये में केमिस्ट्री का टोटल A to Z 1 से लेकर के 8 यूनिट तक ले सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन इसमें से पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो इसके लिए फिर से आपको MOT में जाना पड़ेगा। चलिए मैं उतना आप यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। क्लोराइड एंड पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब आते हैं 45 पे।